जे एडवांस 2023 के पेपर 2 में हम तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तीसरे सेक्शन जिसमें इंटीजर आंसर बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनमें पहला सवाल क्या है यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन, न्यूटन लेबनिट्ज वगैरह फेवरेट्स ऑफ जेईई एडवांस्ड। क्या है, ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू रियल के लिए लेट tan इनवर्स x बी दिस फंक्शन, जो कि अपना प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल रेंज है, उसमें लाई करा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स दिस x tan 0 से लेकर x tan इनवर्स x e पावर t माइनस cos t 1 प्लस t पावर 2023। ध्यान दीजिए, उसने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक फील आती है कि यार मिनिमम वैल्यू वगैरह निकालने के लिए डेरिवेटिव वगैरह चाहिए होगा। हाँ, अच्छा, दूसरी फील कि यार मुझे ये फंक्शन अगर निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के बारे में आप सोचेंगे? शायद नहीं। ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करने के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, राइट? तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? मिनिमम वैल्यू निकालनी है fx की, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू यूजिंग सम अदर आइडियाज ओवर हियर। लेट्स सी, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव ऑफ f चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ f चाहिए, हाँ, 0 से लेकर x tan इनवर्स x। यहां पे जो वेरिएबल है वो t इन्वॉल्व है। कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? t। तो एक बार ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक बार ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब ये वाली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी करूंगा, और 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उस वाली टर्म की कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्योंकि कोई और वेरिएबल नहीं है तो मॉडिफाइड वाला कुछ फॉर्म नहीं लगाना, अपने को डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है। लेट्स डू दैट। e पावर x tan इनवर्स x minus cos of x tan inverse x. This is what you are having. Denominator में 1 plus t की पावर 2023 which is x tan inverse x की पावर 2023. This is what you have. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी आपको x tan inverse x का डेरिवेटिव भी चाहिए इसके साथ प्रोडक्ट में। x tan inverse x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिंपली मिलेगा tan inverse x प्लस x एज इट इज और tan inverse x का डेरिवेटिव 1/1 plus x स्क्वायर। This is what you'll be getting. ये पूरी की पूरी चीज -0 आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया डेरिवेटिव। अच्छा, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव कहां 0 होता है वो इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव कहां 0 होता है? डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, f प्राइम x इक्वल टू 0। तो f प्राइम x इक्वल टू 0 करते ही सबसे पहले सवाल उठते हैं मन में, क्या e पावर ये वाला एक्सप्रेशन कहीं पे 0 हो रहा है क्या? जवाब मिलता है कि e पावर है, एक्सपोनेंट तो कभी 0 नहीं होगा। What about this x tan inverse x? अच्छा, ये डिनोमिनेटर में कहीं पे 0 हो जाएगा तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट का पार्ट हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट इसको देखिए, x और tan इनवर्स x, x कैसा है? x जब पॉजिटिव tan इनवर्स x भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो tan इनवर्स x भी नेगेटिव। अच्छा, जब x 0 तो tan इनवर्स x भी 0। ओके, तो या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या 0 हो सकता है। 0 होने के केस में 1 + 0 कभी 0 नहीं हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस एक्सप्रेशन is pretty simple. This expression is pretty simple. मतलब गड़बड़ होगी तो वहीं होगी, गड़बड़ होगी तो वहीं होगी। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x x/1 + x स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए। x पॉजिटिव होगा तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, x पॉजिटिव तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। अच्छा, लगातार पॉजिटिव है। हाँ, x नेगेटिव तो ये पूरा नेगेटिव, x नेगेटिव तो ये पूरा नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ शायद 0 पे गड़बड़ होती है। देखो ध्यान से, 0 पे ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशन 0 हो जाते हैं। तो अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं, 0 के आगे दोनों ही पॉजिटिव हैं, 0 के पीछे दोनों ही नेगेटिव हैं। 0 के आगे दोनों ही पॉजिटिव हैं, 0 के पीछे दोनों ही नेगेटिव है। आप चाहें तो tan इनवर्स x और x/1 + x स्क्वायर का ग्राफ भी बना के देख सकते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है आपके लिए, आप आराम से बनाना जानते हैं। tan इनवर्स x/1 + x स्क्वायर का ग्राफ भी कुछ उसी के जैसा होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट समवॉट सिमिलर। ऐसा जाता है और फिर ऐसा जाता है, इधर जाके फिर इधर जाता है। रैशनल फंक्शंस का ग्राफ बनाना आपको आता है, क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, द ग्राफ इज नो, दिस इज 0, राइट? टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, y is good, x axis will be your asymptote. इधर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वंस अगेन x axis will be your asymptote. अच्छा, तो 0 पे 0, बाकी जगहों पे पॉजिटिव है ये फंक्शन। tan इनवर्स x भी 0 पे 0, बाकी जगह पे पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव रहेगा एज इट इज। जैसा इसका बिहेवियर है वैसे ही tan इनवर्स x का बिहेवियर होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। 0 के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन घट रहा है, फिर फंक्शन बढ़ रहा है। अगर फंक्शन घटते फिर बढ़ रहा है तो फिर मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करेंगे। मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है? मिनिमम वैल्यू 0 पे ही तो मिल रही है। मिनिमम वैल्यू इज एट x = 0 ओनली। f प्राइम x = 0 implies x = 0 एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा, ये अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी fx मिनिमम मिलेगी मुझे x = 0 पे। अच्छा, तो इंटीग्रल 0 से x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x कितना है?
जीरो हो जाएगा। और ये फंक्शन कुछ भी होता रहे, जीरो से जीरो अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ओवरऑल वैल्यू जीरो है। माइंड यू ये फंक्शन अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रेट करने की नौबत आ जाती तो दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती। बट नहीं, उसने उसको अवॉइड करते हुए बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, fx की मिनिमम वैल्यू सिंपली x इक्वल टू 0 के लिए आ रही है एंड दैट इज 0। दैट्स माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर। डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट व्यू से बात की जाए तो डिफिकल्टी रेटिंग 5। अगर आपको फॉर्मूला आता है जो आपको सिखाया गया है, नोट्स में है आपके, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट वो फॉर्मूला अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन दिखने में काफी खतरनाक था, उतना खतरनाक एक्चुअली है नहीं, दिखने में काफी खतरनाक। दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस्ड। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। yx be a solution of the differential equation, कह दिया कि भी differential equation दे रखी है, उसका solution yx है such that y2 equal to 7, straight forward question of differential equation। और is it, देखते हैं ध्यान से क्या क्या खास बात है। differential equation बोल दिया, सब कुछ सॉल्व करने के लिए आपको कह दिया है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। yes, let's try to solve this question। तो है x square minus 5 dy by dx और सिंगल एक y है, dy by dx और y है, तो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, -2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 पूरा का पूरा ध्यान रख लेंगे अपन। तो dy अपॉन dx प्लस -2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 y है इज इक्वल टू -2x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5। दैट्स व्हाट वी हैव। x स्क्वायर माइनस 5 से लगातार डिवाइड कर दिया तो दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा, अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e पावर इंटीग्रल ऑफ -2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 dx। व्हाट इज दिस, ध्यान दीजिए x स्क्वायर माइनस 5 को अगर t रखा तो उसका डेरिवेटिव 2x इज देयर इन द न्यूमरेटर, दिस इज dt अपॉन t विद अ माइनस, सो dt अपॉन t इज ln mod t, e पावर माइनस ln mod x स्क्वायर माइनस 5, ये चीज आ रही है। और e और ln अपनी पोजीशन से चेंज करेंगे, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 की पावर -1 या 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 का मॉडुलस। ध्यान रखेंगे इस चीज का, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग राइट। अच्छा, फर्दर क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल के लिए फर्दर कह रहा है कि भाई y2 की वैल्यू 7 है, बट y2 की वैल्यू 7, अरे अभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है, सॉल्यूशन तो पूरा निकाल लें। हाँ, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है ध्यान दीजिए, इससे डिवाइड किया तो -2x का इंटीग्रल आएगा, x स्क्वायर माइनस 5 कट जाएगा, सिर्फ उसका साइन इंपॉर्टेंट है। यस, सो विल टेक केयर ऑफ दैट साइन। -2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, प्लीज नोट दैट, -2x का इंटीग्रल हो जाएगा -x स्क्वायर। आई होप दैट्स ओके। यस, -2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ये, और x स्क्वायर माइनस 5 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 से फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि उसका साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, साइन ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ओवरऑल साइन विल बी -1, ओवरऑल वैल्यू विल बी -1, कुछ इस प्रकार। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एंड प्लस कांस्टेंट टर्म, दैट्स अ फाइनल इंटीग्रल। इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसकी, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। y2 इक्वल टू 7 दे रखा है। अच्छा, y2 इक्वल्स 7 इंप्लाइज क्या है, 7 टाइम्स ये 2 वैल्यू डाली तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इज -1, मॉडुलस लिया तो 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू -4 टाइम्स व्हाट इज द सिग्नम ऑफ 4 minus 5 is -1, right? So this is -1 over here plus constant. Constant की वैल्यू कितनी आ रही है, this is 4, 7 minus 4 3 आ रही है वैल्यू, c की वैल्यू आ रही है 3, this is what I'll be getting। अच्छा, अगर c की वैल्यू आ गई 3 तो इसके बाद फंक्शन के बारे में, y के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं अपन, let's take a look at this। y is equal to signum this -x square times ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन sgn of this modulus of x square minus 5 है, हाँ, sgn of x square minus 5 है, एंड यू हैव प्लस 3 टाइम्स मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 5। अलग अलग केसेस में अलग अलग बिहेव हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 कभी ग्रेटर देन 0 कभी लेस देन 0। उसने कहा x बिलोंग्स टू रियल, सबका ध्यान रखना है, सबका ही ध्यान रखना है आपने को। यस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन yx, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो x स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन 5 हो तो उस पर्टिकुलर केस में y क्या आ रहा है, उस केस में अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो ये ऑटोमेटिकली सिंपलीफाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5, दिस विल बी +1, दिस विल आल्सो बी x स्क्वायर माइनस 5, और x स्क्वायर माइनस 5 मैं कॉमन ले सकता हूं एक तरह से, x स्क्वायर माइनस 5 अगर कॉमन आ गया तो बचा हुआ 3 माइनस x स्क्वायर बन रहा है, बचा क्या बन रहा है, 3 माइनस x स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, जब ये है कहानी तब इफ दिस। अच्छा, x स्क्वायर अगर लेस देन 5 है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा होगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, फिर से मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 का आप ध्यान रख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5 मॉडुलस नेगेटिव ओपन होगा तो x5 माइनस x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस,
और सिग्नम वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, दिस बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, दिस विल गिव मी 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग डेफिनेशंस निकल के आ रही है यहाँ पे, देखा जाए तो थ्योरेटिकली दो अलग अलग डेफिनेशंस निकल के आ रही है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स सी वेयर डज दैट टेक मी फर्दर। इसके आगे लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज केसेस, दोनों ही केसेस में। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 के लिए। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 के लिए y की वैल्यू आ रही है क्या, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर लेस देन 5 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 के लिए 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर। Those are the two expressions. Let's try to simplify this. X square less than 5 का मतलब mod x is less than root 5, ये कहानी है, और यहाँ पे mod x is greater than root 5, इस चीज का ध्यान रख लेंगे, right? We can take care of this. अच्छा, ये अलग अलग इंटरवल्स में क्या क्या, इसमें बेसिकली कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, प्लस माइनस रूट 3 प्लस माइनस रूट 5 सभी होंगे, माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 इधर होगा, प्लस रूट 3 एंड प्लस रूट 5। अगर मैं सिंपली साइन की बात करूं तो साइन इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर जस्ट अ मिनट 3 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो साइन उल्टा होगा। साइन ऑफ एफ एक्स की अगर हम बात करें, साइन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो फंक्शन कुछ ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इस इंटरवल में आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है जो कि पॉजिटिव हो सकती है। यस, व्हाट अबाउट दिस एक्सप्रेशन, अगर इसके लिए भी सिमिलरली अगर मैं ग्राफ देखूं, लेट्स ऑब्जर्व द ग्राफ। इस केस पे क्रिटिकल पॉइंट माइनस रूट 5 एंड प्लस रूट 5 ही है और कुछ नहीं है, 3 प्लस एक्स स्क्वायर तो कहीं पे जीरो नहीं होता, 5 माइनस एक्स स्क्वायर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाने की उम्मीद है। दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज द फंक्शन। आपको चाहिए मॉड एक्स लेस देन रूट 5, मतलब आपको ये वाला रीजन चाहिए ग्राफ का। हाँ, इधर आपको कौन सा रीजन चाहिए माइंड यू, मॉड एक्स ग्रेटर देन रूट 5, ये वाला रीजन चाहिए। दिस इज द रीजन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। अच्छा जी, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। आपको अब अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में यहां का कहीं आने वाली इस डेफिनेशन से आएगी, तो विल हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर फर्दर। इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, मे बी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो शायद इसको सॉल्व करना पड़ता, अभी तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। किस से इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब अपने को अपना काम क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस, y प्राइम इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 5 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जस्ट माइनस 2x। आप चाहें तो 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन आ जाएगा, 5 minus x square, this becomes minus x square minus 3. 5 minus 3 is 2 minus x square minus x square is minus 2x square. अच्छा, x equal to 0 है, 1 है, minus 1 है, ये 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास, minus 1, 0 एंड प्लस 1, y प्राइम। y प्राइम का साइन आप देख सकते हैं, यस। ध्यान दीजिए, इधर साइन माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। फंक्शन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, कुछ इस तरह का नेचर रहेगा। और रूट 5 और माइनस रूट 5 इसके एक्सट्रीम्स पे हैं यहाँ पे। तो अब आप ग्राफ की शेप बना सकते हैं बहुत आराम से कि ग्राफ की शेप कैसी रहेगी भाई, माइनस रूट 5 माइनस 1 1 रूट 5 एंड 0 पे। लेट्स ऑब्जर्व, पहले फंक्शन बढ़ेगा, रूट 5 पे वैल्यू कितनी है, रूट 5 पे तो सिंपली 0 है, माइनस रूट 5 पे भी 0 है, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। 0 पे वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं, 0 पे दिस इज 3 एंड दिस इज 5, 0 पे वैल्यू वुड बी 15, 0 पे वैल्यू वुड बी 15। 1 पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 पे वैल्यू 5 माइनस 1 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, दिस इज 16। सिमिलरली माइनस 1 पे भी, माइनस 1 एंड 1 दोनों पे 16 हो जाएगा। पहले फंक्शन बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर घटा, समथिंग दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ये पूरा का पूरा ग्राफ रहेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इस इंटरवल में, माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 तक। अच्छी बात है, हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, कैन यू ऑब्जर्व, दोनों ही जगह पे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 दोनों के लिए ही fx या y max is equal to 16. That's my correct answer for this question over here. fx equals to 16 is the maximum value of this function as you can see over here. कंप्लीट एनालिसिस क्या था हमारा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेना, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। उसमें जो केसेस बन रहे हैं वो केसेस ढंग से देख लेना।
आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व्ड कि भाई किसको सॉल्व करके अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो मिल जाएगी अपने को, कौन सा इंटरवल में मैक्सिमम मिल रही है, और हमने एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद कैलकुलेट कर ली है। दैट इज ऑल दैट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा मतलब घुमाने फिराने जैसा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। घुमाना फिराना कब, मान लीजिए कुछ इंटरवल दे देता और उस केस में मिनिमम वैल्यू पूछ लेता, तो आपको शायद ये वाला केस कई लोग मिस कर जाते। उस पर्टिकुलर केस में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल भी हो सकता था, बट अभी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइंड यू जेईई एडवांस वालों ने इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे हैं जिसमें गलती करने की 100% संभावना होती है। इसमें अगर आप गलत डायरेक्शन में मूव भी कर जाओगे तो भी आपका आंसर शायद सही आ जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन सॉल्व करके आपको आंसर मिल रहा है। अगर इधर से आंसर मिल रहा होता जो कि मिस करने की संभावना थी लोगों की, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाती, बट अभी नहीं, अभी गड़बड़ होने की संभावना कम से कम है। तो इसका डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 4। दैट्स ऑल दैट यू हैव इन दिस क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी की दुनिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी से आजकल जेईई एडवांस वाले, और एक और बहुत ही शानदार सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह इन्वॉल्व करता हुआ देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल। प्लीज रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, देन विल कंटिन्यू विद दिस सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, conditional probability बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। Let x be the set of all 5 digit numbers formed using 1 2 2 2 4 4 0, for example this is in x while this are not in x। 5 digit numbers हैं, भले 2 2 4 4 यूज कर लिया लेकिन 5 digit नंबर नहीं है, 4 ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास इन्हीं को यूज करना है और 0 फ्रंट में नहीं आएगा, इसका ध्यान रखें। तो आर नॉट इन x ऐसे सभी 5 digit numbers का ग्रुप है, सेट है। Each element of x has an equal chance of being chosen। Each element of x has equal chance। ठीक है, यहां तक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। P with a conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20, given that it is a multiple of 5, then the value of 38p is equal to। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछने की वजह से क्वेश्चन काफी सिंपल हो चुका है। कैसे सिंपल हो चुका है? हाँ देखो, क्या है कहानी पूरी की पूरी चीज की। अगर आपको कंप्लीट एलिमेंट्स इन एक्स अगर निकालने होते तो शायद कुछ और करना होता, बट अभी आपसे क्या कंप्लीट एलिमेंट्स इन एक्स नहीं निकालने, आपको चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 है, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज बीइंग आस्क्ड, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो मतलब वैसे ध्यान दीजिए, 5 के मल्टीपल्स में कुछ ऐसे होंगे जो 20 के मल्टीपल, सॉरी हाँ 5 के मल्टीपल्स में कुछ ऐसे होंगे जो कि 20 के मल्टीपल हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 20 के मल्टीपल नहीं है। दैट्स व्हाट वी विल बी इंटरेस्टेड इन, राइट। 20 की खास बात क्या है? 20 इज 5 टाइम्स 4, राइट। तो ऐसे नंबर्स जो कि 5 और 4 दोनों के ही मल्टीपल्स हैं, वो 20 के मल्टीपल्स होंगे। 5 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स, राइट। तो 5 एंड 4 दोनों के मल्टीपल्स विल बी मल्टीपल्स ऑफ 20। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, हाँ न्यूमरेटर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी मल्टीपल्स ऑफ 20 चाहिए, और डिनोमिनेटर में तो प्रोबेबिलिटी मल्टीपल्स ऑफ 5 ही चाहिए, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन ये है। तो मेरा काम बहुत सिंपल है, अभी मल्टीपल्स ऑफ 5 अलग निकाल लो और मल्टीपल्स ऑफ 20 अलग निकाल लो, उनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या निकालना, उनका अगर नंबर ही निकाल लो तो काफी काम चल जाएगा, क्योंकि इसका नंबर अपॉन nx, इसका नंबर अपॉन nx इज द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। nx नहीं निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x निकालना अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, आपको काफी दिक्कत होगी शायद, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनेंगे। वो लंबा चौड़ा हम क्लास नोट्स में क्वेश्चन करवाते हैं मिसिसिपी वाला, उस तरह के केसेस बनेंगे, और इसमें जीरो विल क्रिएट एक्स्ट्रा इश्यूज, एक्स्ट्रा हिंड्रेंसेस फॉर अस ओवर हियर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स निकाल सकते हैं आप, ये एक होमवर्क क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं घर में बैठ के आराम से। बट अभी जो काम है वो रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 20 की बात कर रहा है। और देखो, 5 के मल्टीपल्स के लिए 0 को लास्ट में इन्वॉल्व करना है, 0 शुरुआत में नहीं आएगा। जब 0 बीच में आ सकता है तब दिक्कत होगी, अभी 0 बीच में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस, कि अपने को कितने डिजिट नंबर चाहिए? 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर। मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करें सबसे पहले, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 में लास्ट में 0 आपने फिक्स कर देना। सबसे पहले तो 0 क्या हो गया? फिक्स हो गया। उसके अलावा जो डिजिट्स हैं वो है 1 2 2 2 4 4, और आपके पास प्लेसेस कितने? 4 प्लेसेस हैं। अच्छा, याद कीजिए मिसिसिपी वाला क्वेश्चन, मिसिसिपी जहां पे 4 लेटर वर्ड या 5 लेटर वर्ड अगर आपको बनाना है यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, तो वहां पे रिपीटिशन वगैरह होता है, कुछ अलाइक आ जाए, कुछ डिफरेंट आ जाए, कुछ और अलाइक आ जाए, कुछ और अलाइक आ जाए, कुछ डिफरेंट आ जाए, ये सारे केसेस बनाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी उसी तरह का केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। चारों के चारों डिफरेंट हो सकते हैं क्या? चारों के चारों डिफरेंट, 4 है ही नहीं और पॉसिबिलिटीज, तो चारों के चारों डिफरेंट तो नहीं हो सकते। तो 2 सेम हो सकते हैं, उसके साथ 2 डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। 2 सेम के साथ बचे 2 भी सेम हो सकते हैं, अलग तरीके हो सकते हैं, दैट कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी, राइट। अच्छा, 2 सेम के अलावा 3 सेम का भी केस हो सकता है, हाँ 3 सेम
और एक अलग हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, राइट। दो सेम, माइंड यू ऑल फोर डिफरेंट तो है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल, सेम होंगे तो वन सेम जैसा नहीं, कम से कम दो सेम होंगे, कम से कम दो सेम, बचे दो डिफरेंट हो सकते हैं, बचे दो सेम हो सकते हैं, तीनों सेम के साथ एक डिफरेंट, यही चार पॉसिबिलिटी। अच्छा, दो सेम और दो डिफरेंट, तो सेम वाले कौन से लेना चाहूंगा मैं, 4 4 ले सकता हूं या 2 2 वाले सेम ले सकता हूं। हाँ, तो आई कैन टेक 2 2 सेम एंड अलग वाले 1 और 4 ले सकते हैं। हाँ, आई कुड हैव टेकन 4 4 1 2 मे बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, यस, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। हाँ, कौन सा 4 लिया कौन सा 2 लिया, डज इट मेक अ डिफरेंस, कोई सा भी 4 कोई सा भी 2 इज ओके। दो सेम और दो सेम, तो दो 2 होंगे और दो 4 होंगे, ये गारंटी से आप कह सकते हो, इंश्योर कर सकते हो, 1 तो डबल है ही नहीं ना, राइट। थ्री सेम के लिए आई ओनली हैव वन पॉसिबिलिटी विच इज 2 2 2 एंड वन डिफरेंट, आई कुड टेक 1 और आई कुड टेक 4, these are the possibilities, right? तो सारे के सारे केसेस मैंने उसको भी फर्दर ब्रेक कर दिया, सब केसेस में डिवाइड करते हुए, इसके दो सब केसेस, इसके दो सब केसेस, इसका एक सब केस, क्योंकि बहुत सिंपल है इसलिए इस तरह का काम कर सकते हैं। नहीं तो इसको हैंडल करने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि दो सेम कौन कौन से ले सकते हैं, 2C1 दो चॉइसेस हैं, फिर उसके बाद दो सेम दो डिफरेंट को अरेंज करने का क्या तरीका, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स व्हाट यू हैव। तो मैंने 2 अलग से कर दिया यहाँ पे, ये दो केसेस हैं, तो बेसिकली इन दोनों को अलग से 2C1 2 into अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इन 4 प्लेसेस पे, टोटल नंबर ऑफ केसेस ये आ जाएंगे। दो सेम और दो सेम है तो चूज करने के लिए कोई चॉइस नहीं है, चूज तो करना ही नहीं है यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल विल बी द केसेस। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, वंस अगेन दो केसेस हैं कि वन डिफरेंट में किसको लेना चाहते हैं, 3 सेम तो फिक्स्ड है, वन डिफरेंट में तो दो केसेस, और 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विल बी द टोटल, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट। कितना आ रहा है ये, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज 24, दिस हियर इज 6, this here is 4 times 2 is 8, कितना आ रहा है टोटल ये, 24 6 is 30 and 8 38 possibilities in which you are getting a multiple of 5, multiple of 5 मतलब डिनोमिनेटर आता हुआ दिख रहा है मुझे अभी, यहाँ से यहाँ पे क्या आता हुआ दिख रहा है, this denominator is here आ चुका है, न्यूमरेटर क्या है, मल्टीपल ऑफ 20 चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 20 मल्टीपल ऑफ 5 तो है ही है, राइट। उसके अलावा 4 के भी मल्टीपल्स है, 4 के मल्टीपल्स के लिए अगर ये लास्ट में 0 आ चुका है तो 4 के मल्टीपल के लिए यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, 2 4 दोनों ही चलेंगे। हाँ, उसके अलावा है क्या, एक 1 ही तो है। हाँ, तो मैं मल्टीपल्स ऑफ 20 निकालने के बजाय मैं नॉट मल्टीपल्स ऑफ 20 निकाल लूं क्या, क्या मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा। नॉट मल्टीपल्स ऑफ 20 मतलब कि यार 5 डिजिट नंबर है ना, लास्ट में 0 आ जाए, इधर 2 या 4 ना आए, इधर अगर 1 आ जाए तो नॉट मल्टीपल ऑफ 20 मिलेगा, हाँ या ना, यस, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20। तो टोटल 5 में से मल्टीपल ऑफ 20 हो सकते हैं, नॉट मल्टीपल ऑफ 20 हो सकते हैं, टोटल में से रिजेक्ट कर दिए नॉट मल्टीपल ऑफ 20 तो बचेंगे मल्टीपल्स ऑफ 20, यस, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इतना सा नोट कर लिया तो आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, ये तीनों की तीनों किस तरह के केसेस बनाएंगे, ध्यान दीजिए, आई हैव 2 2 एंड डबल 4, राइट, तो तीनों के तीनों 2 2 2 हो सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। दो सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दो 2 हो सकते हैं, एक 4 हो सकता है, या एक 2 और दो 4 हो सकते हैं, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। और इसको अरेंज करने का तरीका क्या, 3 तरीके, इसको अरेंज करने के वंस अगेन 3 तरीके, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, टोटल 7 तरीके ऐसे हैं जब मुझे नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20 मिलेगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20 मिलेगा। 4 3 नहीं है मेरे पास, नहीं तो एक और केस बन जाता, 4 2 ही है, 2 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, 4 1 या 2 हो सकते हैं, दोस आर द पॉसिबल केसेस। 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए नॉट अ मल्टीपल ऑफ 20 आई विल गेट इन 7 केसेस। टोटल कितने थे, टोटल 38 थे, 30 में से 7 ऐसे हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 20 नहीं हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 20 कितने हैं, 38 माइनस 7 है। मल्टीपल्स ऑफ 20 कितने, 38 माइनस 7 है, दिस इज व्हाट यू हैव, व्हिच इज 31 अपॉन 38। अच्छा, then the value of 38p is being asked, ये तो p निकला है, 38p कितना निकलेगा, 38p the value will be 31, 38p की वैल्यू अगर मैं निकालूं, p is 31 upon 38, तो 38p will be simply 31. That's my required answer for this question over here. That's my required answer for this question over here. Once again, as I said, आप चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x निकाल सकते हैं, चाहे तो आपकी इच्छा हो तो, जरूरत नहीं है आपको निकालने की, और वैसे अगर आप निकालने की कोशिश भी करेंगे तो काफी कष्ट पाएंगे, मुश्किल होगा रिलेटिवली, जितना अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको निकालने के लिए उससे ज्यादा मुश्किल होगा, राइट। सो अगर आप उस डायरेक्शन में बढ़ जाएं, जैसे भटक सकते हैं आप, अगर आप उस डायरेक्शन में भटक गए तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये जब आप मल्टीपल्स ऑफ 20 अलग से गिनोगे तो
टोटल 31 केसेस है ना, हाँ 31 केसेस गिनने पड़ेंगे, वो अपने आप में थोड़ा लंबा काम होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मल्टीपल्स ऑफ 20 गिनना अपने आप में थोड़ा लंबा काम होगा। पहले यहाँ पे 2 को रखोगे, फिर पॉसिबिलिटीज देखोगे, फिर 4 को रखोगे, फिर पॉसिबिलिटीज देखोगे, बचे 3 की, तो इट विल बी अ स्लाइटली लॉन्गर वर्क, बट other than that this everything is not so difficult, it is pretty simple over here as you can see clearly, right? अच्छा, डिफिकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का ये सवाल है, जे एडवांस की तरफ से पीएनसी एंड प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है सवाल, देखिए ध्यान से। लेट A1 A2 A3 A8 be the vertices of a regular octagon, रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है, that lie on a circle of radius 2, let P be a point on the circle and let PAI denote the distance between the points P and AI for I is equal to this P varies over the circle, maximum value of the product PA1 PA2 dot 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 PA8 तक के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। क्या करना है इसमें अपने को, देखिए ध्यान से, आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल ऑक्टागन वगैरह बन रहा है ना, बी द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगुलर दैट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहे हैं और सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स की बात करें तो वी कैन पिक अप द पॉइंट्स इन दिस वे, 4 8, ये आसान तरीका होगा बनाने का इनको। ये रेगुलर ऑक्टागन है आपके पास, अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर आपसे कहा गया कि भाई P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन दीज 8, या B भी इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, A6, A7, A8, this is it. P is any point over here on the circle. PAI denote the distance between the points P and this. तो PA1 एक डिस्टेंस है, PA2 एक डिस्टेंस है, PA3 डिस्टेंस है, PA4 डिस्टेंस है, PA5 भी डिस्टेंस, PA6, PA7, PA8 एंड PA1 फिर से, राइट? These are 8 possible distances। उन सब ने कहा कि इन सब का प्रोडक्ट कर दिया और उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। तो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम सवाल को, ध्यान दीजिए, एक इच्छा होगी कि स्पेशल केसेस ले लो ना। अब P इस रीजन में कहीं लाई करेगा तो वैसा ही बिहेवियर इधर 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 से सिमिलर, सब कुछ सिमेट्रिक है, हाँ। तो जैसा बिहेवियर इस पर्टिकुलर इंटरवल में होगा वैसे ही बिहेवियर इस पर्टिकुलर इंटरवल में होगा, हाँ। प्रोडक्ट की बात कर रहा है, अगर P किसी A1 के ऊपर लाई कर जाए या A2 के ऊपर लाई कर जाए तो PA1 विल बी 0, यस। यहां 0 है, यहां भी 0 है। अच्छा, इधर जाएगा तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, हाँ, डिस्टेंसेस है पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो डिस्टेंसेस पहले 0 है, फिर बाद में भी 0 है, बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा, बीच में कहीं मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस प्रोडक्ट की। और वो बीच क्या है, वो बीच बीचों बीच ही होगा, एकदम मिडल में होना चाहिए। कॉमन सेंस कहता है बीच में होना चाहिए, दैट्स समथिंग व्हिच यू कैन ऑब्जर्व। अच्छा, जैसा इस इंटरवल में वैसा इस इंटरवल में सेम 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 एवरीवेयर इट विल बी सेम रिजल्ट, चाहे P यहां लाई कर जाए, चाहे यहां लाई कर जाए, यहां लाई कर जाए, शिफ्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे पॉइंट्स, बट एज इट इज डिस्टेंसेस सिमिलर तरह के निकलेंगे और प्रोडक्ट भी सेम ही निकलेगा, राइट? दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल। इतना अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो इसके बाद की कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। किस तरह से, देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव द सर्कल ओवर हियर एंड थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको, ऑक्टागन टाइप्स बन रहा है, यस, और आपके पास 8 वर्टिसेस हैं, ये है A1, ये है A2 और बीचों बीच में P है, राइट? P का डिस्टेंस फ्रॉम A1 मतलब ये कॉर्ड लेंथ चाहिए मुझे किसी तरह से, ये कॉर्ड लेंथ चाहिए, तो ये कॉर्ड लेंथ किस तरह से आ सकती है, हाउ कैन आई फाइंड दिस कॉर्ड लेंथ। ध्यान दीजिए, इसको, ये जो लाइन है ये भी रेडियस के बराबर है, ये रेडियस है, ये 2 है, ये भी रेडियस है, ये भी 2 है, दोनों के दोनों 2 है। व्हाट अबाउट दिस एंगल ओवर हियर, 8 पार्ट्स में आपने टोटल डिवाइड किया 2 पाई को, तो ये π/4 है और उसको भी आधा कर दिया तो ये वाला एंगल π/8 निकलेगा, दिस एंगल विल बी π/8। ये एंगल कितना है, π/8 है, हाँ भी। अच्छा, ये एंगल π/8 है तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये P है, ये A1 है, ये π/8 है। आप चाहें तो PA1 की लेंथ बहुत आराम से लिख सकते हैं, PA1 का स्क्वायर बहुत आराम से लिख सकते हैं। कैसे, PA1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स पता है, इंक्लूडेड एंगल पता है, तो अपोजिट साइड यूजिंग द कोसाइन रूल आपको मिल जाएगा b² + c² - 2bc cos a/2। सो दिस इज व्हाट यू गेट, cos a, ये आ जाएगा b² + c², 2² + 2² is 4 + 4 8, सिंपल है, राइट? माइनस 2 × 2 × 2 cos of π/8 मिल जाएगा, दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छी बात है, PA1 स्क्वायर है ये, माइंड को पूरा का पूरा। अच्छा,
जैसे मैंने PA1 स्क्वायर निकाला, क्या उसी तरह से सिमिलरली इफ आई वांट PA3 का स्क्वायर या P, जैसे फॉर एग्जांपल P के सच बगल में A1 था, A2 है, A3 एक पॉइंट छोड़ के अगर मैं देखूं तो उस पर्टिकुलर केस में एंगल क्या मिलेगा, ये π/4 है, उसमें π/8 और जोड़ा तो π/4 प्लस π/8, एंगल चेंज हो रहा है बट बाकी साइड सेम रह रही है। हाँ, तो साइड सेम रह रही है, ये एंगल π/8 की जगह π/4 प्लस π/8 हो जाएगा। जब इधर बात करेंगे तो अगेन एक और π/4 आ जाएगा, जब इधर बात करेंगे तो एक और π/4 आ जाएगा एंगल्स। फिर अगर मैं सिमिलरली इस डायरेक्शन में मूव किया होता, दिस इज π/8, दिस इज π/4 प्लस π/8, तो जो ये डिस्टेंस है PA8 का और PA3 का सेम है, PA4 का और PA7 का डिस्टेंस सेम है, बोथ ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर सेम डिस्टेंसेस। यस, अच्छा, सिमेट्रिसिटी की वजह से ये दोनों डिस्टेंस सेम, ये दोनों डिस्टेंस सेम, ये दोनों डिस्टेंस सेम, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। हाँ, तो कोई से चार निकाल लो, बचे चार एग्जैक्टली सेम होंगे। यस, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग PA1 एंड PA2 जैसे इस डायरेक्शन में आई कुड हैव डन PA1 निकालिए, उसका स्क्वायर कर दिया, यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो उसके बाद कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। किस तरह से, देखिए ध्यान से, PA1 का स्क्वायर अभी आ गया अपने पास, 4 प्लस 4 विच इज 8 माइनस 8 टाइम्स cos π/8 बन रहा है। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। PA2 स्क्वायर अगर मैं सिमिलरली निकालूं, जैसे PA1 और PA2 नहीं, PA8 का निकाल लेते हैं या PA3 निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखते हो, PA3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, टाइम्स 1 माइनस cos π/4 प्लस π/8, π/4 इज 2π/8 प्लस π/8 इज 3π/8 हो जाएगा। हाँ भाई, PA4 का स्क्वायर निकालिए, 8 टाइम्स 1 माइनस cos, इसमें भी 2π/8 जोड़ दें, 5π/8 हो जाएगा। और PA5 का स्क्वायर कर दें, दिस इज 8 टाइम्स 1 माइनस cos, 7π/8 हो जाएगा। इन सब का प्रोडक्ट दे रहा है मुझे मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो स्क्वायर कर दिया तो मैंने एक्चुअली सारे के सारे ले लिए, स्क्वायर कर दिया तो 4 और उनके साथ प्रोडक्ट में 4 बचे, 4 सारे के सारे ले लिए। A1 और A2 एक जैसे हैं, A3 और A8 एक जैसे हैं, A4 और A7 एक जैसे हैं, A5 और A6 एग्जैक्टली सेम है। तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग ऑल ऑफ देम आई हैव कंसीडर्ड द स्क्वायर्स ऑफ देम, आधा का स्क्वायर ले लिया। अच्छी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से हैंडल कर सकते हैं अभी तक। अब इन सब का प्रोडक्ट अगर मुझे लेना है तो कुछ सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यस, 7π/8 cos 7π/8 कितना है, 7π/8 और π/8 अगर मैं जोड़ूं तो 7π/8 इज पाई। अच्छा, तो अगर दोनों का सम थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। इस चीज को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, दिस कैन बी 1 प्लस cos π/8, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपने किया है बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री में, यू फाउंड दीज एक्सप्रेशंस और प्रोडक्ट कई जगह निकाला आपने। सिमिलरली दिस कैन बी 1 प्लस cos 3π/8, 1 प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3π/8, दिस इज देयर। ये और ये मल्टीप्लाई होके मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट क्या दे देगा, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8 की पावर 4, तो सिंपल है। हाँ, 1 माइनस cos π/8, 1 प्लस cos π/8 इज 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 विच इज sin स्क्वायर π/8। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस cos 1 प्लस cos इज 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8 विच इज sin स्क्वायर 3π/8। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, sin स्क्वायर 3π/8 हो गया। अब दोनों एंगल्स मैंने देखे, π/8 और 3π/8, जोड़ दो दोनों को, तो दोनों का सम 4π/8 which is π/2, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। sin कैन बी कन्वर्टेड इनटू cos, तो ये sin स्क्वायर 3π/8 इज एक्चुअली cos स्क्वायर π/8। अरे वाह, sin स्क्वायर π/8 और cos स्क्वायर π/8 देखते ही एक फील आती है कि sin थीटा cos थीटा का प्रोडक्ट है, sin 2θ/2 लिख दीजिए इसको, तो 8 पावर 4 है, दिस इज sin 2θ मतलब π/4/2, और स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, दिस इज व्हाट यू हैव। sin π/4 कितना है, 1/√2, तो 1/2√2 का स्क्वायर है, दिस इज 8 पावर 4 इंटू 1/2√2 का स्क्वायर विच इज 1/8, दिस इज व्हाट यू गेट। तो ये 8 पावर 3 आ रहा है which is also 8 पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 512। that's the answer that I'll be getting for this question। सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई किया और बेसिक बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, राइट, सिंपल। सबसे पहली चीज आपने क्या करी, ऑब्जर्व करना कि भाई हाँ डिस्टेंसेस सिमिलर तरह के होंगे, बीचों बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू आइडेंटिफाई। आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल टू हैंडल सच क्वेश्चंस। एक एक्सप्रेशन आपने निकाला, बच्चे एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली बनते चले गए, हमने सबका प्रोडक्ट निकालना था तो पहले सिंप्लीफाई किया एंड बहुत आसानी से आपके पास प्रोडक्ट निकल गया। फाइनल वैल्यू विल बी 512, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू।
बट क्या यही तरीका है? नहीं, इसको हैंडल करने का एक और तरीका हो सकता था, जैसे वी कुड हैव मूव्ड इन अनदर डायरेक्शन। ने कहा कि यार ये रेगुलर ऑक्टागन है ना, रेडियस 2 है, ये एक और चीज के जैसा दिख रहा है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसी तरह के क्यूब रूट्स वगैरह की बात करते हैं, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, उस तरह का डायग्राम बन रहा है। यस, उसी तरह का डायग्राम बन रहा है। जैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कहानी किस प्रकार रहेगी कि आपने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने रेडियस 2 का एक सर्कल लिया है। तो रेडियस 2 का सर्कल लिया है, मतलब ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी ना होके nth रूट्स ऑफ 2 होंगे। कितने रूट्स हैं? 8 रूट्स हैं। तो z पावर 8 इक्वल टू 1 नहीं, z पावर 8 इक्वल टू 2 पावर 8 के सॉल्यूशंस हैं ये। इसके सॉल्यूशंस हैं ये सारे के सारे। कौन से? a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 है, a7 है, a8 है। ये सारे के सारे इस रूट्स 8 रूट्स ऑफ 2 के रेंज में आएंगे। 8 रूट्स ऑफ यूनिटी और उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 2 आएंगे सारे के सारे केसेस जितने भी होंगे। अच्छा, मुझे अगर इन सब नंबर्स को मान लीजिए लेट्स से इनको नंबर्स को क्या देते थे? अल्फा नाम दिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड ऑल चलते रहेंगे ये 2। तो सारे के सारे जो रूट्स हैं अगर उसको इस तरह से नाम दे दिए तो आई कैन फैक्टराइज दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन z पावर 8 माइनस 2 पावर 8, जो ये इक्वेशन बन रही है इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आराम से। z माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा, z माइनस अल्फा 1 एक फैक्टर हो जाएगा, z माइनस अल्फा 2, या बेसिकली z माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर वगैरह यूज कर सकते हैं अपन, डोंट वरी अबाउट दैट। टक 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 लगातार चलता रहेगा एंड इन द एंड यू विल हैव z माइनस 2 से लेकर अल्फा 7 तक जाना पड़ेगा, अल्फा 7 तक 7 प्लस एक एक्स्ट्रा 2, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट। अच्छा, ये 8th रूट्स हैं, राइट। अच्छा, फिर आपने कहा नहीं, इसके आगे कहानी क्या है कि P is a point which lies on the circle. So P is any random point which lies on the circle. P को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर लें, z0. P is any point which lies on the circle. और z0 से जो इसका डिस्टेंस है, z0 से जो इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, ये वैल्यूज चाहिए मुझे z0 के साथ इसका डिस्टेंस। तो z0 के साथ किसी भी z का डिस्टेंस इज दिस, आई नीड द मॉडुलस ऑफ दिस, राइट, मॉडुलस ऑफ z0 माइनस z। अच्छा, तो z0 के साथ अगर मेरे को 2 का डिस्टेंस, अल्फा 1 का, अल्फा 2 का, इस सब का डिस्टेंस चाहिए तो z की जगह z0 डाल सकता हूं, हाँ। और डिस्टेंस चाहिए तो मतलब मॉडुलस लेना पड़ेगा, यस। सो व्हाट आई नीड इज z0 पावर 8 माइनस 2 पावर 8 का मॉडुलस, व्हिच इज z0 माइनस 2 का मॉडुलस। टक टक टक, ये क्या है राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज नथिंग बट pa1 pa2 p डॉट 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 pa8 का प्रोडक्ट है। ये डिस्टेंसेस है सारे के सारे। तो आ गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, बट डिस्टेंस नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना। हाँ, z0 पावर 8 माइनस 2 पावर 8, z0 इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल, मतलब मॉड z0 तो फिक्स्ड है, मॉड z0 पूरा फिक्स्ड है, मॉड z0 इज 2, दिस इज फिक्स्ड। अच्छा, इसकी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मतलब क्या? देखो ध्यान से, ये 2 का डिफरेंस है, राइट। z0 पावर 8 माइनस 2 पावर 8 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, हमें पता है ना, क्या पता है, क्या पता, यू नो समथिंग कॉल्ड ट्रायंगुलर इक्वालिटी, राइट। 2 हैं तो दोनों को इंडिविजुअल ले लें, z0 पावर 8 एंड प्लस 2 पावर 8 का मॉडुलस, दिस इज व्हाट यू हैव। ये तो रियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z0 भी पता है, हाँ। तो 2 पावर 8 है प्लस 2 पावर 8 है, this is always less than equal to this, what is that, 2 power 8 into 2 which is 2 power 9, 2 power 9 भी कितना होता है? वही होता है जो हमें पता है, 5 and 2, this is what here, answer is 5 and 2। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें हमने पहले किस तरीके से किया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से सॉल्व हो रहा है, फटाफट 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 हमने ज्योमेट्री से सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं रही। ट्रिग्नोमेट्री में हम धुरंधर हैं ही, ट्रिग्नोमेट्री आराम से सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से कच्चे हैं और अगर हम सोच सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, राइट। दैट्स द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। डिफिकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो इस सवाल की डिफिकल्टी रेटिंग है 5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की ओर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक और सवाल। माइंड यू जनरली 2 सवाल पूछे जाते हैं, इस साल तो ज्यादा सवाल पूछे, 3-4 सवाल पूछे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के।
और देखते हैं मेट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है क्या सिर्फ इसमें, नहीं सिर्फ मेट्रिसेस डिटरमिनेंट्स नहीं है, इसमें कुछ और भी इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मेट्रिसेस वगैरह की बात करें तो कुछ काउंटिंग वाउंटिंग लगानी पड़ेगी, पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे शायद। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन, आर A3B C2D 050 ABCD, जहां पे ये सब नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, एक्सेप्ट 0 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सही, वेरी गुड। फिर द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मेट्रिसेस चाहिए। अच्छा इन आर, ओके, इन्वर्टिबल मेट्रिसेस मतलब ये जो मैट्रिक्स है क्या A is equal to this A3B C2D 050 का डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी 0, इन्वर्टिबल है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन जीरो मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे बहुत सिंपल है आपके पास, आप देखें तो लास्ट रो में यू हैव 0 5 एंड 0, सो दिस विल बी -5 टाइम्स AD माइनस BC। अरे वाह, AD माइनस BC डायरेक्टली आ गया, AD माइनस BC, ये चीज नॉन जीरो होनी चाहिए, -5 का तो कोई रोल नहीं है, AD शुड नॉट बी इक्वल टू BC। अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस चाहिए तो AD शुड नॉट बी इक्वल टू BC। अब यार इक्वल करना तो आसान होता है, नॉट इक्वल थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग इक्वल। तो इक्वल फाइंड करके टोटल फाइंड कर लें और उसमें से रिजेक्ट कर दें कौन से वाले, इक्वल वाले, AD इक्वल टू BC वाले केसेस। टोटल कितने हैं तो ABCD अलग अलग वैल्यूज लेंगे तो अलग अलग मैट्रिसेस मिलते चले जाएंगे अपने को। ABCD के लिए पॉसिबल चॉइसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हैं, A के पास भी, B के पास भी, C के पास भी, D के पास भी। उसने नहीं कहा कि ABCD डिस्टिंक्ट होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं। यस, सो आई हैव 8 पॉसिबिलिटीज फॉर A, 8 फॉर B, 8 फॉर C एंड 8 फॉर D। ये टोटल पॉसिबिलिटीज, दीज आर द टोटल पॉसिबिलिटीज। अच्छी बात है। व्हाट एल्स, रिजेक्टेड कितने हैं, AD इज इक्वल टू BC वाले, ये गिनने पड़ेंगे भाई। जहां जहां AD इज इक्वल टू BC हो रहा होगा वो सारे के सारे केसेस गिनने पड़ेंगे। देख लेते हैं, AD इज इक्वल टू BC। और जे एडवांस वालों ने इस तरह का सवाल कई बार पूछा है, जो वो क्वेश्चंस काउंट करवाते हैं, कुछ AD इज इक्वल टू BC टाइप की चीज कैलकुलेट करवा रहे हैं। जब जीरो इन्वॉल्व हो जाता है तो विचित्र काम होता है, थोड़ा सा विचित्र। जीरो वाले अलग से देखने पड़ेंगे और जीरो के अलावा वाले अलग से देखने पड़ेंगे। यानी जीरो के अलावा वाले अलग से देखने का क्या मतलब है, वो भी देख लेंगे। वेल टेक अ लुक एट दैट। जीरो वाले की केस में अगर मान लीजिए कोई सी भी एक साइड जीरो हो जाए, कोई सी भी एक साइड जीरो हो जाए, दूसरी साइड को भी जीरो होना पड़ेगा, और आसान है रिलेटिवली जीरो होना। अच्छा, कि अगर मान लीजिए चारों ही जीरो हो जाए तो ये देख ले, ये तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, अच्छा इधर एक जीरो है लेकिन इधर कोई जीरो नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये एक जीरो कम करते हैं पहले, लेट्स से 3 जीरो हो जाए कोई से भी और एक नॉन जीरो हो जाए, कोई से भी 3 जीरो हो जाए एक नॉन जीरो हो जाए, चलेगा? एक नॉन जीरो हो जाए तो भी इधर जीरो और इधर जीरो रहेगा। हाँ, अंडरस्टूड है सिंपली। अच्छा, कोई से 2 जीरो हो जाए और 2 नॉन जीरो हो, अब थोड़ी सी शायद दिक्कत है मुझे। क्या दिक्कत है? कोई से 2 जीरो मतलब यार एक इधर का जीरो होना चाहिए, एक इधर का जीरो होना चाहिए, तभी ओवरऑल प्रोडक्ट जीरो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर कोई एक जीरो हो जाए और बाकी 3 नॉन जीरो हो जाए तो कोई एक जीरो मतलब एक साइड को जीरो कर देगा, बाकी नॉन जीरो होगा, ये वाला केस नहीं चलेगा। AD इज इक्वल टू BC में ये वाला केस नहीं चलेगा। और अगर मान लीजिए कोई भी जीरो ना हो, कोई भी जीरो ना हो, दोनों में चारों में से कोई भी एक जीरो ना हो, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर केस को अलग से देखना पड़ेगा। यहां तो कुछ भी नहीं निकल रहा, इधर ऑल जीरो, एक केस मिल रहा है। 3 जीरोस हैं तो कौन से 3 जीरोस हैं और कौन सा नहीं है? 4 में से कोई सा एक सेलेक्ट कर लो जिसको नॉन जीरो करना है, और नॉन जीरो करने बचे 3 तो जीरो हो गए, उसको नॉन जीरो करने के लिए बचे कितने चॉइसेस हैं? टोटल 7 चॉइसेस हैं। दिस इज व्हाट यू हैव। कोई से 2 जीरोस माइंड यू, तो किसी 2 को जीरो देना है, किसी 2 को जीरो देना है, यहां से किसी एक को सिलेक्ट करके उसको जीरो देना है, यहां से किसी एक को सिलेक्ट करके उसको जीरो देना है सबसे पहले। दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। सो 2 में से कोई सा एक सिलेक्ट करो, उसको जीरो दे दो, 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करके इसको भी जीरो दे दो। बचे 2 के पास क्या चॉइसेस हैं? बचे 2 के पास कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर जीरो। तो बचे 2 के पास, इधर वाले के पास 7 चॉइसेस, इधर वाले की देखो सिलेक्ट कर लिया ना जीरो वाला, हाँ, तो बचा वाला जो है उसके पास 7 चॉइसेस हैं, और इधर भी जो बचा वाला है उसके पास भी 7 चॉइसेस हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? एक जीरो नहीं, नॉट अलाउड। सारे ही नॉन जीरो, तो अब क्या क्या केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। सारे नॉन जीरो हैं, मान लीजिए चारों ही अलग अलग हो गए, प्राइम नंबर्स है माइंड यू, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट इधर, 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। सेम होता मान लीजिए नंबर 2 प्राइम फैक्टर्स और 2 प्राइम फैक्टर्स, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, वो चीज नहीं, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो पहले हम जब चारों नॉन जीरोस हैं तो उसमें चारों के चारों सेम हो सकते हैं। अच्छा, 3 सेम हो जाए एक अलग हो जाए तो चलेगा क्या? 3 सेम और एक अलग हो जाए तो नहीं। जैसे 3 3 और 3 5 हो जाए तो इक्वल होंगे? नहीं होंगे।
राइट। लेकिन दो सेम हो जाए तो चल जाएगा, दो सेम हो जाए तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ऑल फोर सेम चल जाएगा, दो सेम चल जाएगा, उसके अलावा और क्या चल जाएगा? तीन सेम वाला तो हमने कैंसिल कर दिया, चारों डिफरेंट हो जाए तो भी दिक्कत है अपने को। चारों डिफरेंट नहीं, तीन सेम वाला कैंसिल है, दो सेम और दो सेम हो गए, दो सेम के अलावा दो डिफरेंट चलेंगे क्या? दो सेम हो जाए एक तरफ और दो डिफरेंट हो जाए एक तरफ, वो भी नहीं चलेगा। जैसे दो सेम हो गया, एक तरफ मान लीजिए 3 3 हो गया, दूसरी तरफ 5 7, नहीं चलेगा। एक तरफ 5 5 हो गया, दूसरी तरफ 3 7, नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर से, इसलिए इस तरह के केसेस नहीं बनेंगे वहां पे, उधर कुछ भी नहीं आएगा। तो लेट्स काउंट ऑल ऑफ दीज केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देखते हैं ऑल फोर सेम के कितने बनेंगे। ऑल फोर सेम के कितने बनेंगे, लेट्स काउंट दोस। चारों के चारों सेम हो जाएं तो चारों के पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 7, 7। सातों में से कोई सा एक सेलेक्ट कर लो और सबको वही दे दो, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। यस। अच्छा, दो सेम और दो सेम, माइंड यू जो दो सेम है, जैसे ए बी बी, ये अगर आपने सेलेक्ट किया तो एक ए उठा के इधर देना है, एक ए उठा के इधर देना है, ए डी को, और इसको पी पी बोलना चाहिए, पी पी और क्यू क्यू। तो एक पी एक क्यू इधर जाएगा, एक पी एक क्यू इधर जाएगा, इसका ध्यान रखना है आपको, राइट। तो 7 में से कोई से दो सेलेक्ट कर लिया आपने, पी और क्यू निकल गया आपके पास। हाँ, पी किसी एक को जाके इधर देना है, तो इधर पी देने के लिए दो चॉइसेस, इधर करस्पॉन्डिंगली इधर पी देने के लिए दो चॉइसेस, बचे हुए को ऑटोमेटिकली क्यू में सेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा हुआ है उसको क्यू में सेट कर देना, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। प्लीज टेक अ लुक एट दिस केयरफुली। Once we have found this, तो इसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट्स फाइंड सम ऑफ केसेस कितने हैं। ये तो 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 7 times 4 is 28, ये भी आसान है। What is this? This is 2 2 7 7, 7 times 2 is 14, 14 times 14 will be 196। अच्छी बात है। ये कितना है? 7c1 is 7। ये कितना है? What about this? This is 7c2, 7 into 6 by 2 is 42 by 2, 21, 21 into 42, 42 into 2 is 84, 84। और इन सभी का सम चाहिए मुझे। क्या क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। दिस इज 196 एंड 84, इसको जोड़ना आसान है। 280 हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 280 उसको रख लेंगे, 280 308 हो जाता है। 308 एंड 8 विल बी 316, तो ये टोटल 316 है, माइंड यू दिस इज 316। और इस केस में AD इक्वल टू BC हो रहा है, इन सभी केसेस में AD इक्वल टू BC हो रहा है, मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। ये रिजेक्टेड वाले केसेस हैं। कितने हैं रिजेक्टेड वाले? 316। और टोटल कितने हैं? टोटल इतने हैं 8 पावर 4, 8 पावर 4 कितना हो जाएगा? 64 का होल स्क्वायर, विच इज 4096 हो जाएगा। दिस इज द टोटल। अच्छा, और मुझे चाहिए नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो टोटल माइनस रिजेक्टेड करना पड़ेगा। 4096 माइनस 316, बहुत सही, वेरी नाइस। 96 80 हो जाता है ये तो, and 40 minus 3 is 37, 3780 is the final answer for this particular question. As you can see over here, complete analysis आपके सामने है। केसेस गिनना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है, बट इस तरह के सवाल जे एडवांस वाले कई बार पूछ चुके हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, इन्वॉल्विंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इन्वॉल्विंग समथिंग एल्स, पूछते ही हैं हर बार लगभग इस तरह का सवाल। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3780 एंड द डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। काफी कुछ दिमाग लगाने जैसा भी है, और उसके अलावा कैलकुलेशंस तो हैं ही सही। दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10 क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर सिंपल सर्कल के ऊपर बेस्ड सवाल है ये। क्या है सवाल? देखिए ध्यान से। C1 एक सर्कल दे रखा है with radius 1 center at the origin. Let's try to solve this question along with this. C1 एक सर्कल है जिसका सेंटर एट ओरिजिन रेडियस r is equal to कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। C2 एक दूसरा सर्कल दे रखा है, रेडियस r विद सेंटर एट द पॉइंट A 4,1 पे सेंटर है, एंड रेडियस r दे रखा है इसका। बहुत अच्छी बात। When 1 is less than r is less than 3, 1 is less than r is less than 3, ये उसने इंश्योर कर लिया। फिर आगे क्या कह रहा है? Two distant common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P, C2 at Q. Tangents बनाई, PQ के बारे में कमेंट किया, P और Q पे टच करा है C1 and C2 को। तो एक tangent PQ है और दूसरी common tangent, the tangent ST touches C1 at S and T. ST एक common tangent है। अच्छी बात है। Midpoints of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets x-axis at the point B. अच्छा, इन दोनों के midpoints की बात करें, tangents के midpoint को join करने वाली line अगर आपने बनाई है तो which meets the x-axis at a point B, ऐसा कह रहा है। ये x-axis को जाके meet कर रही है, x-axis को जाके meet कर रही है point B में। If AB is equal to √5, then the value of r square, ये A से B
अगर रूट 5 है, बी पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, राइट, बी पॉइंट इज सम x, 0। अगर b x, 0 है और ए बी का डिस्टेंस दे रखा है मुझे, तो आई कैन इजीली फाइंड x, राइट। ये तो 1 है और वो डिस्टेंस 2 हो जाना चाहिए। b ध्यान दीजिए, अगर ये 4, 1 है, a पॉइंट इज 4, 1 एंड b पॉइंट इज समवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, तो b पॉइंट अगर कुछ यहां है मान लीजिए, क्योंकि इधर सर्कल, एक सर्कल तो ये रहेगा रेडियस 1 वाला, और एक सर्कल जिसका रेडियस 1 से लेकर 3 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो एक्स एक्सिस को तो काटेगा ये सर्कल, लेकिन इस सर्कल तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहीं पे रह जाएगा 1 से लेकर 3। तो दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार होगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज द अदर सर्कल, दिस इज द अदर सर्कल, लेट मी रीड्रॉ दैट सर्कल। अदर सर्कल विल बी लाइक दिस, ए पे सेंटर और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, दिस इज द अदर सर्कल। अच्छा, और जो पॉइंट बी है, इन कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन, वो जहां एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करी है, उस पॉइंट का नाम उसने दिया है बी। तो आई थिंक आई कैन फाइंड बी वेरी इजीली ओवर हियर। प्लीज टेक अ लुक एट दिस। ये पॉइंट 4 है, ये हाइट 1 है, ये अगर रूट 5 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से ये बेस 2 हो जाना चाहिए। बेस लेंथ कितनी हो जानी चाहिए? 2। बेस लेंथ अगर 2 है तो 4 - 2, दिस पॉइंट बी इज 2, 0। ये तो सिंपल है, आराम से निकल। बी पॉइंट निकालने के लिए निकाल उसने कहा r² की वैल्यू निकालनी है। r इज दिस रेडियस, इस वाले सर्कल का रेडियस निकालने के लिए कहा है। अच्छा, तो ये टेंजेंट्स वेंजेंट्स की कहानी देख लेते हैं। अब टेंजेंट उसने कहा दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर दूर हैं, जो उसने कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से ये आ रहा है, दूर दूर है दोनों के दोनों सर्कल्स। हाँ, तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती है? कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबली 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है, हमें पता है। 2 तो ये वाली, 2 ये वाली, DCT TCT सब कुछ हो सकता है। अब उसने ये तो बोला ही नहीं DCT है TCT है, उसने उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। उसने तो कहा है सिंपली कि भाई जो कॉमन टेंजेंट्स हैं, उनके जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अच्छा, अब अगर आपको याद है तो कॉमन टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, या दिस इज व्हाट इज द लाइन वी आर लुकिंग एट। कॉमन टेंजेंट्स अगर ये भी होती, ये भी होती, कोई सा भी पॉइंट हो जाता, इन सबको ज्वाइन करने वाली लाइन एक यूनिक लाइन है, एंड दिस इज नथिंग बट द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीस टू सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस जिसकी इक्वेशन s1 - s2 = 0 हो जाती है ना? हाँ, यस। अच्छा, अगर इतना सा करना है तो ये तो हम कर सकते हैं बहुत आराम से। यस, वी कैन डू दिस इजीली। ये रेडिकल एक्सिस जहां एक्स एक्सिस को काट रही है वो पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 0 है। तो रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए s1 और s2 चाहिए। s1 क्या है? s1 इज सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, तो x² + y² = 1 या -1 = 0, दिस इज s1। s2 क्या हो जाएगा? s2 इज दिस सर्कल सेंटर्ड एट दिस 4, 1 रेडियस r, तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर माइनस r² = 0। और अगर मुझे रेडिकल एक्सिस चाहिए तो रेडिकल एक्सिस विल बी इन दोनों का सबट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो x² - x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y - 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। और ये जो रेडिकल एक्सिस है ये 2, 0 से पास करिए, ऐसा उसने कह दिया है। ये 2, 0 से पास करिए, ऐसा उसने इनडायरेक्टली हमें पता है, तो इसको 2, 0 से पास करवा देते हैं भाई। 2, 0, दिस इज 4 माइनस व्हाट इज दिस 2 - 4, इस -2 का स्क्वायर किया, वंस अगेन 4 प्लस दिस इज 0 माइनस दिस इज 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 -1 है प्लस r² है इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये तो कट गया, -1 उधर गया, r² की वैल्यू आ गई सिंपली 2। दिस गिव्स मी r² इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ r² पूछिए, द वैल्यू ऑफ r² इज कमिंग आउट टू बी 2। ये तो हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही है। दैट्स ऑल दैट यू हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और कुछ करना है क्या इसमें? नहीं, और कुछ नहीं करना। हाँ, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट था कि कॉमन टेंजेंट कौन सी लें, DCT लें TCT लें। अरे भाई कोई सी भी लो, क्या फर्क पड़ता है, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो रेडिकल एक्सिस है, राइट। नहीं तो आप सोचते रहे DCT लें TCT लें, उसने बोला नहीं ना, कुछ भी नहीं बोला उसने, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने कुछ कमेंट नहीं किया। अगर फर्क पड़ता तो आगे कुछ और कमेंट करता कि भाई टेंजेंट्स हैं, 2 की लेंथ सेम है, 2 की अलग है, कुछ इस तरह की बातें करता। फिर 2 छोटी वाली हैं, 2 बड़ी वाली हैं, उसमें से एक बड़ी वाली ले लो, एक छोटी वाली ले लो, इस तरह की बहुत सारी बातें कर सकता था, बट कुछ नहीं कहा उसने। उसको मतलब सिर्फ इस वाली लाइन से है, जो कि s1 - s2 = 0 है। आपको आती है चीज, राइट। और बी पॉइंट अगर आपने पहले से निकाल लिया तो बी पॉइंट डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। अगर आपने बी पॉइंट पहले से नहीं निकाला है एक्स एक्सिस पे, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। जैसे y को 0 रख के पहले x निकालोगे r की टर्म्स में, फिर उसका डिस्टेंस a के साथ करोगे √5। नहीं, अरे x, 0 है ना, a 4, 1 है, तो सबसे पहले b निकाल लो। b तो निकालना बहुत आसान है, ज्योमेट्री से बहुत आराम से b निकल जाएगा। वंस यू फाइंड दैट, इट इज इजी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। r² की वैल्यू कितनी आ रही है? r² की वैल्यू आ रही है 2। और डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो इसमें यह आइडेंटिफाई कर पाना कि DCT TCT से फर्क नहीं पड़ रहा, रेडिकल एक्सिस वगैरह इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वो चीज आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ओवरऑल
अगर आप देखें तो इसमें ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना अपने थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है. दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन फ्रॉम ऑन अ स्केल ऑफ 10. राइट, दैट्स ऑल दैट यू हैव इन दिस क्वेश्चन.